हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज उत्तर प्रदेश स्पेशल का लेक्चर नंबर 4 आज यहाँ पर शुरू हो रहा है। हम लोग ऑलरेडी 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन सब लेक्चर को जाकर देख लीजिए। साथ ही साथ उत्तराखंड के भी लेक्चर आपको एक लेक्चर मिल चुका है उत्तराखंड स्पेशल का। बिहार स्पेशल का भी एक लेक्चर आपको मिल चुका है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। आपके सभी एग्ज़ाम एकदम कह सकते हैं कि लाइन से लगे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। बहुत सर्दी का मौसम है, एक कप चाय ले लीजिए और बैठ जाइए कॉपी पेन लेकर पढ़ने के लिए। ठीक है, आज हम लोग उत्तर प्रदेश में वाटर रिसोर्सेस कौन कौन से हैं और उत्तर प्रदेश का सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या है, ये सब देखेंगे। मतलब वाटर रिसोर्स में क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। अगर मेंस में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि उत्तर प्रदेश के वाटर रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में सोर्सेस ऑफ इरिगेशन सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन से सोर्स हैं उत्तर प्रदेश के लिए, तो इन सब से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेंस में आपके बन सकता है। तो वाटर रिसोर्स की अगर हम बात करें तो वाटर रिसोर्स वाटर रिसोर्स कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 अगर आप करें तो इसको देखिए, कहीं नोट्स में आपको मिलेगा नहीं, आप हो सके तो नोट कर लीजिए या फिर ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए आराम से। तो पहला हो जाएगा आपका सरफेस वाटर रिसोर्स, सरफेस मतलब सतह पे जो होता है, और दूसरा है ग्राउंड वाटर रिसोर्स। सरफेस वाटर रिसोर्स में आपके क्या क्या आ सकते हैं। सरफेस वाटर में आपका रिवर हो गया, लेक्स हो गया, ठीक है, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, और रिजर्वायर्स हो गए। ओके, रिजर्वायर्स हो गए। और एक्विफर्स, ग्राउंड में क्या होगा, ग्राउंड वाटर में एक्विफर्स होंगे, ओके, जो ज़मीन के अंदर रहते हैं। तो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। अब सरफेस वाटर में रिवर, लेक्स, रिजर्वायर्स की बात करें तो रिवर के बारे में हम लोग देखेंगे। रिवर सिस्टम में भी कौन कौन सी नदियाँ आएंगी। पहली नदियाँ तो आएंगी जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी हैं। गंगा हो गई, यमुना हो गई, रामगंगा हो गई नदी, शारदा हो गई, घाघरा हो गई, राप्ती हो गई। ये सब नदियाँ जो है कि हिमालय से निकलने वाली। अब नंबर 2 में हम कह सकते हैं कि प्लेट्यूज से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं, जैसे चंबल हो गई, बेतवा हो गई, चंबल बेतवा, केन हो गई, टोंस हो गई। ये सब नदियाँ जो है ये प्लेट्यूज से निकलने वाली हैं। मार्सी रीजन की बात करें, जो दलदली भूमि से निकलने वाली एकमात्र नदी उत्तर प्रदेश में है गोमती कहाँ से निकलती है। गोमती पीलीभीत जिला वही जिला है जो हम ट्रिक बताए थे कि पी के बस महाराज, तो ये पी जो है पीलीभीत है, और यही उत्तराखंड के साथ भी बॉर्डर साझा करता है पीलीभीत जिला, और नेपाल के साथ भी बॉर्डर साझा करता है। यहीं पर है फुल्लर झील या गोमत झील भी इसको बोलते हैं, गोमत झील, जिसके नाम पर गोमती नदी पड़ा है। गोमत झील जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होकर गोमती नदी जाती है, लखनऊ से होते हुए चली जाती है जौनपुर में भी गोमती नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, अब सोर्सेस ऑफ इरिगेशन की बात करें, क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि मेंस में कि उत्तर प्रदेश में इरिगेशन के सिंचाई के कौन कौन से साधन हो सकते हैं, तो सबसे पहले ट्यूबवेल होता है, ठीक है, नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है। जैसा कि उत्तर प्रदेश PCS 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में नलकूपों के द्वारा होती है, तो वह उत्तर प्रदेश में होती है। ओके, लगभग 70% नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नंबर 2 पे, और दूसरी चीज़ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। दूसरी चीज़ आ जाती है कैनाल से इरिगेशन। कैनाल मतलब नहरों के द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे होती है। उसके बाद अन्य सोर्स आ जाते हैं कि कुएं के द्वारा सिंचाई, लेक्स वगैरह से, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इस प्रकार से कुछ इनका परसेंटेज अदर सोर्सेज से हम कह सकते हैं कि 8 से 10% तक अदर सोर्सेज से उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। ट्यूबवेल की बात करें तो लगभग 70%, और कैनाल की बात करें तो वही 19-20% के करीब हो जाएगा। लेकिन इस पे आगे क्वेश्चन भी है कैनाल इरिगेशन से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पानी बहुत स्वच्छ है, पानी बहुत साफ़ है। इस प्रकार से हमारी गंगा नदी जितना उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है इतना शुद्ध जल नहीं है। ये देखिए वाटर कितना फ्रेश दिख रहा है, आप यहाँ पर आसानी से नहा सकते हैं, लेकिन अभी नहाइएगा मत, बहुत सर्दी का मौसम, पानी बहुत ठंडा होगा। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं गंगा नदी और नदियों के बारे में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से यहाँ से एंट्री लेती है। ये बिजनौर से होते हुए ये चली आई गंगा नदी इधर, ये देखिए यहाँ पे आके प्रयागराज में जाके यहाँ पे इधर सहारनपुर जनपद से होते हुए दिल्ली होते हुए चली आती है यमुना नदी। यमुना नदी आकर मिलती है यहाँ पर प्रयागराज में गंगा नदी से। ओके, फिर इधर देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे पीलीभीत जिला है, पीलीभीत जिले से गोमती नदी निकल के आ रही है, गोमती नदी आकर मिल जाती है यहाँ, ये देखिए, ठीक है। कैथी गाजीपुर में गोमती नदी जाकर मिल जाती है गंगा से। फिर यहाँ पर घाघरा नदी, घाघरा दिख रही है आपको, घाघरा बिहार में, बिहार के सारण जिले में जाकर मिलती है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 में क्वेश्चन इस जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे गंडक नदी की, यहाँ पर देखिए गंडक नदी के बारे में पूछा गया था कि कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं प्रवाहित होती है। तो लोक सेवा आयोग ने इसके बारे में कुछ ऐसा अभी दिया नहीं कि गंडक नदी के बारे में क्लियर हो जाए कि उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है या नहीं होती है। लोक सेवा आयोग ने रिवाइज्ड आंसर की नहीं भेजी, रिवाइज्ड आंसर की नहीं दी, लेकिन पहली बार जो आंसर की आई थी उसमें गंडक नदी को लोक सेवा आयोग ने माना था कि गंडक नदी बिहार में प्रवाहित होती है, उत्तर प्रदेश में नहीं प्रवाहित होती है। कई लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था। ये देखिए गंडक नदी यहाँ पर दिख रहा है कि एकदम बॉर्डर पे है उत्तर प्रदेश के। यहाँ पर पश्चिमी चंपारण जिला है बिहार का, पश्चिमी चंपारण जिला। इधर उत्तर प्रदेश का आपको दिख जाएगा, हमने बताया था PK बस महाराज, तो महाराज से महाराजगंज जनपद है जो बिहार के साथ भी सीमा और उत्तराखंड के साथ भी। ये सब जो ट्रिक्स बताई गई हैं इसको आप याद कर लीजिए, आपको मेंस में बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि किस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए मेंस में, अगर आपको इस प्रकार से लोकेशन से याद होंगी आपको आसानी से, जैसे उत्तर प्रदेश का इसी प्रकार से मैप है, ऐसे मैप बनाने आना चाहिए। तो ऐसे करके कुछ ऐसे ही है, तो मैप बनाएंगे आप तो इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है सहारनपुर, इधर महाराजगंज है, ये बाहर जो निकला हुआ बलिया है सबसे पूर्वी जिला है, इधर आपको दिख जाएगा ये है सोनभद्र है, ये ललितपुर है। तो ऐसे आपको पता रहेगा चीज़ें तो कुछ इंडिकेट कर सकते हैं। अगर हम बुंदेलखंड रीजन की बात करें तो ये बुंदेलखंड रीजन है, यहाँ पर कौन कौन से जनपद हैं, तो सीधे सीधे आपको ऐसे याद हो जाएगा। जैसा हमने ट्रिक बताया था कि AI जल में बंद है, AI जल में बंद है चित्र PM का। तो ये सब चीज़ें, जैसे यहाँ पर ललितपुर है, यहाँ पर महोबा होगा, बांदा है, और फिर बंद है चित्रकूट है, फिर PM का प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, फिर इधर सोनभद्र हम बताए थे। तो याद रहेगा तो आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा इफेक्ट होगा। ओके, तो हमने गंगा नदी और यमुना के बारे में देखा, इधर गोमती भी। बाकी इन सब की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं तो उसके बारे में आगे देखते हैं। इस मैप में आप भी इस मैप में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए गंगा नदी ये बलिया होते हुए, बलिया जनपद जो सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का होते हुए चली जाती है बिहार में। फिर गंगा नदी बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में पहुँचती है, पश्चिम बंगाल के बाद चली जाती है बांग्लादेश में। आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या गंगा नदी झारखंड से होकर प्रवाहित होती है? क्या गंगा नदी झारखंड राज्य से प्रवाहित होती है? आप लोग कमेंट करिएगा, कुछ ही लोगों कमेंट आते हैं। और आप लोग लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए। आज बहुत पहली बार हम शायद बोल रहे होंगे कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, तो आप लोग कर दिया करिए, इसमें एक कहने वाली बात नहीं है। और कमेंट ज़रूर क्या करिए, कुछ ही लोगों कमेंट आते हैं, जैसे अफरोज इतराज जी कमेंट आते हैं, स्नो वियर जी हैं उनके कमेंट आते हैं, और एक आध लोग और हैं, शायद आशीष यादव हैं, उन्होंने कमेंट किया था, और प्रकाश यादव हैं, उनके कमेंट आए थे। तो आप लोग कमेंट भी किया करिए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कमेंट ज़रूर किया करिए। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आए थे और हमेशा आते हैं क्वेश्चन, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। आपको नोट कर लीजिए कहीं पर या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब सभी लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको पूरा PDF दे दिया जाएगा पूरे लेक्चर का। ओके, तो गंगा नदी की बात करें, प्रदेश में गंगा नदी 28 जिलों लगभग 900 किलोमीटर से होकर प्रवाहित होती है। प्रदेश में सर्वाधिक गंगा तट जो है 133 किलोमीटर कहाँ पर है? बदायूं जनपद में। गंगा सर्वाधिक प्रदूषित होती है कहाँ? कन्नौज से वाराणसी तक। कन्नौज आजकल बहुत फेमस है, न्यूज में चल रहा है, इत्र नगरी कन्नौज है। कन्नौज का पुराना नाम था नगर महोदय श्री, और उत्तर प्रदेश PCS 2021 ने क्वेश्चन पूछा था ऐसे करके, महोदय श्री किसको कहा जाता है, और भी 2-3 जनपद के नाम दिए थे सुमेलित करने के लिए। तो कन्नौज को इत्र नगरी, नगर महोदय श्री भी कहा जाता था। कन्नौज से वाराणसी तक गंगा सर्वाधिक
प्रदूषित होती है। गंगा में सर्वाधिक BOD मिलता है कानपुर से प्रयागराज तक, BOD कानपुर से प्रयागराज तक मिलता है। अब BOD की बात आ गई तो BOD से रिलेटेड भी, BOD COD से रिलेटेड उत्तर प्रदेश PCS प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है। DO डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है, मतलब पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। अब ये पानी है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, यही डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। जब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल जो है 8 मिलीग्राम पर लीटर, 8 मिलीग्राम पर लीटर है तो उसको कहेंगे कंटेमिनेटेड। ठीक है, कंटेमिनेटेड मतलब कि प्रदूषित जल है। लेकिन अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर हो जाता है, mg पर लीटर हो जाता है तो उसको कहते हैं हाईली पॉल्यूटेड वाटर, हाईली पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, ओके। फिर दूसरी चीज़ आती है BOD, BOD COD, दो चीज़ें हैं BOD COD। BOD क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल क्या है कि जो भी जीव जंतु इसमें रहते हैं जल के अंदर, अगर वो मर जाते हैं, जीव जंतु को मतलब कि बायोटिक रिसोर्सेज जो भी हैं, ऑर्गेनिक जो भी हैं, वो जब मर जाते हैं नीचे चले जाते हैं तो उनको डिग्रेड होने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, प्लस उसमें जो जीव रहते हैं उनके लिए भी आवश्यकता होती है। तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड होने के लिए जो भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसको BOD कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और COD क्या है, COD क्या है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, मतलब जैविक और अजैविक दोनों को डिग्रेड होने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वही COD होता है, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। BOD में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक की बात होगी। ठीक है, इनको मेज़र करने के लिए ये BOD और COD का यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए, BOD और COD का। ओके, याद हो जाना चाहिए, यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ओके, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का वही हमने बताया कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर 8 मिलीग्राम पर लीटर है तो उसको कहा जाएगा कंटेमिनेटेड है, और अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर हो जाता है तो उसको कहेंगे हाईली कंटेमिनेटेड। पर लीटर मतलब 1 लीटर में 8 मिलीग्राम, 8 होगा तब, ठीक है, और 4 होगा तो कहेंगे हाईली पॉल्यूटेड है, हाईली पॉल्यूटेड वाटर कहा जाएगा। ओके, यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने गंगा नदी के बारे में यहाँ देख रहे हैं, BOD COD की बात कर रहे हैं, तो हमने बताया कि गंगा में सर्वाधिक BOD कानपुर से प्रयागराज तक मिलता है। राष्ट्रीय नदी का दर्जा केंद्र सरकार ने 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को दिया। बिजनौर जनपद से प्रवेश होता है गंगा नदी का, बिजनौर जनपद से, तथा बलिया जनपद से निकास होता है, अभी हमने दिखाया आपको। ओके, रामगंगा नदी कन्नौज के निकट, यही कन्नौज इत्र नगरी और कन्नौज नगर महोदय श्री। गोमती नदी गाजीपुर के निकट, सई नदी बलिया, यमुना प्रयागराज में, टोंस नदी प्रयागराज के निकट गंगा में मिल जाती हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं गंगा की, उसको देख लेते हैं। लेफ्ट मतलब कि बाएं साइड से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां गंगा में, गोमती हो गई, घाघरा हो गई। घाघरा जाके कहाँ मिलती है, घाघरा जाके मिलती है सारण जनपद बिहार में। फिर उसके बाद गंडक है, गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक भी है, एक बूढ़ी गंडक भी नदी है। फिर कोसी है, कोसी बिहार में, महानंदा पश्चिम बंगाल में। ये सब गंगा की बाएं साइड से मिलने वाली नदियां हैं। ओके, राइट बैंक की बात करें दाहिने साइड से तो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी है, यमुना नदी दाहिने साइड से आकर मिलती है। देखिए मैप में, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखिए यमुना है, यमुना नदी है, ये देखिए दाहिने साइड से आकर मिल रही है प्रयागराज में, और फिर सोन नदी आगे बढ़ के मिलती है गंगा में। ओके, और भी कुछ नदियां हैं, कियूल हो गई, अजय नदी हो गई, ये सब नदियां आकर गंगा में दाहिने साइड से मिलती हैं। ओके, चलिए, तो ये गंगा नदी के बारे में हो गया। आगे देखते हैं। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाई गई गंगा नदी के स्वच्छता के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए। ठीक है, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन फरवरी 2009 अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर, इसी के अंतर्गत बनाया गया नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, और
2016 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी वाज डिसॉल्व्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 7 अक्टूबर 2016 कंसिक्वेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल काउंसिल फॉर रिज्यूनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, नेशनल गंगा काउंसिल बना दिया गया NGRBA की जगह पे। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी की बात करें, यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुंछ रेंज से निकलती है, 19 जिलों में होकर प्रवाहित होती है। प्रवेश सहारनपुर जनपद से होता है तथा इसका समापन प्रयागराज जनपद में होता है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं इसकी। चंबल, सिंध, बेतवा, केन राइट बैंक, राइट मतलब दाहिने साइड से आकर मिलती हैं। हिंडन, रिंद, सिंगार, वरुणा लेफ्ट बैंक, बाएं साइड से आकर यमुना मिलती हैं। हिंडन नदी, हिंडन मतलब कि हिंडन एयरबेस है, हिंडन नदी भी है, हिंडन एयरबेस भी है गाजियाबाद में। ओके, रिंद नदी हो गई, सिंगार हो गई, वरुणा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये क्वेश्चन शायद उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री में ही पूछा गया, 2019 या 2020 में पूछा गया कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करिए। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करिए। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी हमने बताया निम्न की सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करिए। अभी हम बता रहे हैं कि चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, 4 3 1 2। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं आप कितना डीप में जाकर क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के एग्ज़ाम में, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। गोमती नदी फुल्लर झील से निकलती है, फुल्लर झील से निकलती है पीलीभीत जिले में। गंगा में जाकर मिलती है, कैथी जगह है गाजीपुर में, गंगा में जाकर मिल जाती है। घाघरा नदी तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है, मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। पर्वतीय प्रदेश में करनाली कहलाती है और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। लखीमपुर व बहराइच की सीमा बनाते राज्य में प्रवेश करती है और आगे चलकर अयोध्या में यही सरयू कहलाती है। घाघरा छपरा बिहार में गंगा में मिल जाती है। याद रखिएगा, लखीमपुर बहराइच के बॉर्डर से होते हुए जाती है, लखीमपुर जनपद और बहराइच जनपद। ओके, लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क है और राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। वन क्षेत्रफल की बात करेंगे, वन क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे है, वन क्षेत्रफल में नंबर 1 पर है सोनभद्र। ओके, बहराइच में है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बहराइच में। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। ये देखिए कुछ उत्तर प्रदेश में ताल बोलेंगे, झील बोलेंगे, वो सब हैं। जैसे कीथम झील आगरा में है, कीथम लेक आगरा में, कीथम झील आगरा में। सूर सरोवर यहाँ पर वेटलैंड भी है एक। गोकुल है, गोकुल बैराज है, गोकुल मथुरा में है, पेयजल परियोजना भी यहाँ पर है। क्या है, शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। फुल्लर झील पीलीभीत में जहाँ से गोमती निकलती है। मोती झील कानपुर में है। बेला सागर लेक महोबा में है। बरुआ सागर ताल कहाँ है, झांसी में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है, सोनभद्र में। सुरहा ताल बलिया में, इसका नाम बदल के जयप्रकाश नारायण कर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, बलिया में है, सुरहा ताल बलिया में। रामगढ़ ताल कहाँ है, गोरखपुर में, रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोर्सेस ऑफ इरिगेशन उत्तर प्रदेश की लेक्स, वाटर रिसोर्सेज उत्तर प्रदेश की, अगर मेंस में पूछा जाएगा या प्रीम पूछा जाएगा, प्रीम तो सीधे पूछ दिया जाएगा कि मोती झील किस राज्य में है, मोती झील किस ज़िले में है, तो कानपुर में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। और अगर मेंस में पूछा जाता है तो आपको मैप पूरा बनाना होगा, फिर उसके बाद इस तरह से इंडिकेट करेंगे तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ओके, इस तरह से पूरा मैप बनाइएगा तब अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई के साधन की बात हम कर रहे थे कि नलकूप से सिंचाई लगभग 60% नहीं, बहुत जगह इसमें डिफरेंसेस हैं कि 68 से 70% तक डिफरेंस है कि इतना तक नलकूपों के द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है और सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है। सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप ही है उत्तर प्रदेश में। नहर से सिंचाई 30.91%, नहर से सिंचाई 30.91%। ऐसा सीधे आप नेट पर गूगल पर मारेंगे तो इतना डेटा आएगा, लेकिन ये डेटा सही नहीं है। लेकिन लोक सेवा आयोग ने 2018 या 19 में एक क्वेश्चन पूछा तो उसमें बोला कि कितना प्रतिशत नहर से सिंचाई के क्षेत्र हैं और आयोग ने 30% आंसर भी माना है। अब कहाँ से
माना है। अब आयोग खुद बताए इसके बारे में। अगर आपको जानना है तो आयोग को आरटीआई दायर करिए, आरटीआई करिए उस पर और कहिए कि बताइए हमें कहाँ से मिला है। तो आयोग ने 30% उसका आंसर माना है। लेकिन नहर से सिंचाई इस पे इतना मिल रहा है, कहीं कहीं मिल रहा है 70% अगर नलकूप से हो जा रहा है, 30% नहर से हो जा रहा है, तो बाकी कुएँ, तालाब, झील, पोखरे वगैरह से सिंचाई तो होती ही नहीं इसका मतलब। तो ऐसा नहीं है। आप अभी के लिए मान के चलिए कि सर्वाधिक सिंचाई 60 to 70% तक होती है नलकूप से। उसके बाद नहर से हो सकती है 20 से 25 तक मान के चलिए, और कुएँ, तालाब, झील, पोखरे से बाकी अदर सोर्स हैं जो सिंचाई के हैं उत्तर प्रदेश में। ओके, ठीक है। प्रदेश में सबसे बड़ी नहर प्रणाली है शारदा नहर प्रणाली। सर्वाधिक लंबाई में नहर कहाँ पे है? रायबरेली में। रायबरेली में। बाढ़ सागर बांध एवं नहर प्रणाली जो है कि मध्य प्रदेश में है, जिससे उत्तर प्रदेश, एमपी, झारखंड तीनों की संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना से सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज आदि जिलों में सिंचाई का लाभ मिलता है। याद रखिए कहाँ पर है? शहडोल मध्य प्रदेश में। किस नदी पर है? सोन नदी पर है। लौकुश बैराज की बात करें, अभी हमने बताया कि कानपुर में गंगा नदी पर है, पेयजल की परियोजना है, पीने के पानी की। गोकुल बैराज यमुना नदी पर आगरा व मथुरा की पेयजल समस्या के निदान के लिए, अभी हमने आपको मैप में दिखाया, ये देखिए यहाँ पर है गोकुल मथुरा में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोकुल बैराज हो गया। हथनी कुंड बैराज, वैसे इसको अब डीकमीशन कर दिया गया है। इसको सहारनपुर के पास ये था, सहारनपुर के पास था, लेकिन हरियाणा में था। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना थी ये, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की। इसको नया ताजेवाल बैराज भी कहा जाता था। ठीक है। अब आगे एक नई परियोजना शुरू हो गई, लखवाड़ बिजली परियोजना। लखवाड़ बिजली परियोजना, याद रखना ये है कि ये कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो यहाँ 6 राज्य हैं। वहाँ वैसे ये कहाँ पर है लखवाड़ बिजली परियोजना? उत्तराखंड के देहरादून के लोहारी गांव के समीप यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध निर्मित होगा। सबसे पहली चीज़ यमुना नदी पर है। कहाँ पर बन रहा है? यह है उत्तराखंड के देहरादून में बन रहा है। कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यह 6 राज्यों की है। उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, 2 हो गए, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया और हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। यह 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर है। ललितपुर जिला जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। और यूरेनियम सिर्फ और सिर्फ ललितपुर जनपद में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। ओके। केन नहर परियोजना यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, माता टीला बांध, ये दोनों बेतवा नदी पर है। केन नहर परियोजना अलग है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, इसको माता टीला बांध भी कहा जाता है, ये बेतवा नदी पर है। यहाँ से कई नहरें, गुरुसराय और मंदर नामक 2 नहरें निकाली गई हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और जालौन जिलों को लाभ मिलता है। याद रखिएगा। रिहंद घाटी परियोजना 1962 में बनी। रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले में कुछ इस प्रकार से, ये देखिए। अब ये रिहंद कहाँ पे है? ये रिहंद रिजर्वायर है। ये देखिए उत्तर प्रदेश, यूपी और एमपी के बॉर्डर पर सोनभद्र ज़िले में। और ये वही ज़िला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? इधर मध्य प्रदेश है, इधर छत्तीसगढ़, इधर झारखंड, इधर बिहार। तो ये रिहंद, और यहाँ पर इस जलाशय का नाम क्या है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर भी है। ओके, चलिए आगे कुछ चीज़ें हैं। अब कुछ उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जो कौन कौन सी नदियों के किनारे बसे हैं। अक्सर करके क्वेश्चन पूछ दिए जाते थे, अभी पिछले वर्ष तो नहीं पूछे गए थे। नदियों से रिलेटेड यहाँ से, इस सेक्टर से जो अभी आज चल रहा है, यहाँ से कम 3 क्वेश्चन 2021 पीसीएस प्री में पूछे गए थे। ये सब चीज़ें जितनी बताई जा रही हैं, ये सब आपको पता होंगी, तभी आप आगे की कुछ चीज़ें कर पाएंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन होता है इन्हीं सब से रिलेट करके अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये सब पता होगा तभी आप कर पाएंगे, और ये भी नहीं पता होगा तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, मगहर आमी नदी, मगहर संत कबीर नगर में मगहर है एक जगह। ठीक है, कबीर नगर में मगहर, आमी नदी किनारे। बांदा जो है केन नदी किनारे। हमीरपुर बेतवा
व यमुना नदी के संगम पर है। प्रतापगढ़ सई नदी, मेरठ व गाजियाबाद हिंडन नदी पर, मेरठ व गाजियाबाद हिंडन नदी पर, हमने बताया कि हिंडन एयरबेस भी है। सोनभद्र सोन नदी पर, बिठूर बिठूर गंगा नदी पर, बिठूर गंगा नदी पर है, बिठूर बिठूर पढ़िएगा, बिठूर के बारे में, मगहर के बारे में पढ़िएगा, बिठूर के बारे में पढ़िएगा। जौनपुर जो है कि गोमती नदी के किनारे है और लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे है। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है, कौशाम्बी। ओके, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन है, हो सके तो आप इसको पॉज कर लीजिए और क्वेश्चंस को देख लीजिए। इसको भी पॉज करके देख लीजिए और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो हमने आज नदियों के बारे में देखा, इन सब नदियों के बारे में, और हमने उत्तर प्रदेश के वाटर रिसोर्सेज की बात की, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन की बात की। ओके, इन सब के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस की वाटर की अवेलेबिलिटी जो है हर जगह पर नहीं है उत्तर प्रदेश में, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र है वाटर डिफिशिएंट है, वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं वहाँ पर, जिसके लिए सरकार बहुत से फंड भी एलोकेट करती है प्रतिवर्ष। चैलेंजेस यही हैं, और उसको चैलेंजेस को फेस करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, लोगों को पहले तो अवेयरनेस जनरेट करनी होगी कि किस प्रकार की आप फसलें वहाँ पर उत्पादन करें, और दूसरी चीज़ उन लोगों को ऐसे सब्सिडी बेस्ड ऐसी टेक्नोलॉजीज़ देनी होंगी, मतलब मैकेनाइजेशन करना होगा एग्रीकल्चर का, ठीक है। मतलब अवेयरनेस जनरेट करेंगे किस प्रकार की फसलें उगाई जानी चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्र जो मुख्य रूप से ड्राई लैंड है, पहाड़ी एरियाज़ हैं, तो उस प्रकार की फसलें आपको उत्पादन करना चाहिए। दूसरी चीज़ मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी चाहिए। इरिगेशन के लिए उनको जागरूक करना होगा कि आप लोग ड्रिप इरिगेशन, इन सब इस प्रकार की इरिगेशंस की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको उपयोग में लाएं, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिसके इन चैलेंजेस को फेस किया जा सके, लोगों के जीवन को और बेहतर बनाया जा सके। और अगर इन सब चीज़ों को सही तरीके से वहाँ पर लागू किया जाता है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो पलायन की समस्या है, पलायन की समस्या से छुटकारा मिलेगा, और लोगों का के पास पैसा भी बढ़ेगा, जैसे उन प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन से क्या होगा, वो अपना प्रोडक्ट है उसको बेच पाएंगे, जिसके कारण पैसा बनेगा, तो मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा लोगों का। ओके, सोशल लेवल पे वो लोग आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमिक लेवल पे भी उनका सही तरीके से होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है कि आपके मेंस में बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाली हैं, और हर एक क्वेश्चन में इस प्रकार की चीज़ें अगर फार्मर से रिलेटेड आए तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन फैसिलिटीज़, अवेयरनेस जनरेट करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उत्तर प्रदेश की लेकर हम फिर आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।